तो मौर्य साम्राज्य जो कभी भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जब वो बिखर रहा था तो उसकी जगह किसने ली? चलिए आज बात करते हैं उन 3 राजवंशों के बारे में जो उसके ठीक बाद उभरे, शुंग, कर्ण और सातवाहन। तो सवाल यही उठता है कि जब एक इतना बड़ा साम्राज्य गिरता है तो उसकी जगह कौन लेता है? ये कहानी है एम्बिशन की, धोखे की और पार के नए सेंटर्स के बनने की। आइए इसे जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, अशोक के बाद ना मौर्य साम्राज्य की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी थी। जो प्रांत थे वो अलग होने लगे थे और आखिरी सम्राट बृहद्रथ का शासन तो बस नाम के लिए ही रह गया था। मतलब स्टेज सेट हो चुका था एक बड़े बदलाव के लिए। और यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सत्ता पर कब्जा किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि अंदर से ही हुआ। सम्राट बृहद्रथ के अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी और सीधे मगध की गद्दी पर बैठ गया। बस इसी एक कदम के साथ पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रख दी। ये मौर्यों के बाद मगध में पावर में आने वाला पहला बड़ा राजवंश था और इसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। पुष्यमित्र शुंग ने जिसे स्थापित किया उसे ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। मतलब ये सिर्फ एक राजा का दूसरे को हटाने जैसा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा रिलीजियस और पॉलिटिकल शिफ्ट था। जहां मौर्य शासक बौद्ध और जैन धर्मों को काफी संरक्षण देते थे, वहीं शुंगों ने वैदिक परंपराओं को फिर से स्थापित करने की कोशिश की। शुंगों ने राजधानी तो पाटलिपुत्र ही रखी, लेकिन उनका स्टाइल बिल्कुल अलग था। पुष्यमित्र ने अपनी ताकत दिखाने के लिए 2-2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जो उस समय किसी राजा की सबसे बड़ी पावर का सिंबल माना जाता था। उन्होंने इंडो ग्रीक आक्रमणों का भी डटकर सामना किया। और मजे की बात यह है कि इसी ब्राह्मणवादी दौर में मशहूर बौद्ध स्मारक भरहूत स्तूप भी बना। पर हर कहानी की तरह इस वंश का भी अंत हुआ, और वो हुआ अंतिम शासक देवभूति के साथ। और इतिहास ने खुद को एक बार फिर दोहराया। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे शुंग सत्ता में आए थे, वैसे ही उनका अंत भी हुआ। आखिरी राजा देवभूति को उनके ही मंत्री वासुदेव ने मार दिया और एक नए वंश की नींव रखी। तो शुंगों के बाद आते हैं कण्व वंश। शुंगों की तरह ये ज्यादा समय तक तो नहीं टिक पाए, लेकिन इतिहास की इस कहानी में इनका भी एक छोटा मगर जरूरी हिस्सा है। सिर्फ 4। हाँ, बिल्कुल सही। पूरे कर्म वंश में सिर्फ 4 ही राजा हुए और उनका पूरा का राज महज 45 साल तक चला। वासुदेव से लेकर सुशर्मन तक का ये छोटा सा दौर ये दिखाता है कि मगध की सत्ता अब कितनी अनस्टेबल हो चुकी थी। ये वंश कह सकते हैं कि 2 बड़ी शक्तियों के बीच का एक छोटा सा स्टॉप गैप था। इनकी टाइमलाइन को देखकर ये बात साफ हो जाती है। 73 बीसी में वासुदेव ने इस वंश की नींव रखी और बस 30 बीसी आते आते जो आखिरी शासक थे सुशर्मन, उन्हें एक नई उभरती हुई शक्ति ने मैदान से हटा दिया। और ये नई शक्ति कौन थी? ये थे सातवाहन। इनके आने से पावर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो ही बदल गया। अब मगध नहीं बल्कि दक्षिण का दक्कन इलाका राजनीति का नया गढ़ बन रहा था, जहां सातवाहनों ने एक बहुत मजबूत साम्राज्य खड़ा किया। इस वंश की शुरुआत की सिमुख ने, जिसने अंतिम कण्व राजा को हराया। और ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था। उनका साम्राज्य लगभग 300 सालों तक चला, जो मौर्यों के पतन के बाद सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंशों में से एक था। अब ये जो कंपैरिजन है ना, ये साफ साफ दिखाता है कि पावर शिफ्ट कितना बड़ा था। एक तरफ शुंग, जिनका गढ़ था उत्तर भारत का पाटलिपुत्र, तो दूसरी तरफ सातवाहन, जिनका राज था दक्कन में, प्रतिष्ठान में। शुंगों की पहचान बनी वैदिक रिवाजों को वापस लाने से, तो सातवाहनों की विरासत बनी जमीन दान करने और ट्रेड को बढ़ावा देने से। उन्होंने तो सीसे के सिक्के भी चलाए, जो उस दौर के लिए एक बहुत ही नई बात थी। सातवाहनों का कंट्रीब्यूशन तो वाकई में देखने लायक है। सोचिए, वो भारत में सीसे के सिक्के चलाने वाले पहले शासक थे। उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स फ्री जमीन देने की जो प्रथा शुरू की, उसका आगे चलकर समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनका साम्राज्य रोम के साथ ट्रेड करके खूब फला फूला और उन्होंने राजकाज के लिए संस्कृत की जगह प्राकृत भाषा को बढ़ावा दिया। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इन तीनों राजवंशों शुंग, कण्व और सातवाहन की विरासत आखिर है क्या। ये कहानी सिर्फ राजाओं के आने जाने से कहीं बढ़कर है। तो देखिए,
सबसे बड़ी बात जो इस दौर से निकलकर आती है वो ये है कि एक महान सिंगल एम्पायर का दौर अब खत्म हो रहा था और उसकी जगह ले रही थी कई शक्तिशाली रीजनल पावर्स। अब भारत एक केंद्र से नहीं बल्कि कई अलग-अलग राज्यों से पहचाना जाने लगा, जिनकी अपनी-अपनी संस्कृति और अपनी पहचान थी। और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर छोड़ देता है। मौर्यों की राख पर उगी इन रीजनल पावर्स ने आने वाली सदियों के लिए भारत की नींव आखिर कैसे रखी? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज हमें इतिहास में आज भी सुनाई देती है।